दोस्तों नमस्कार। स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। ये हमारा मॉक टेस्ट 7 है। इस सीरीज के अंतर्गत विगत 28 वर्षों से बीपीएससी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न और साथ ही कुछ ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जाता है जो 66वीं बीपीएससी के लिए उपयोगी हो। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए ये सेट को तैयार किया गया है, तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। ये आपके बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में आपकी काफ़ी मदद करेगा। ये मॉक टेस्ट 7 है। इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 50 है और इसका कट ऑफ मार्क्स रखा गया है 38। यानी कि आप कोशिश कीजिए कि 38 से अधिक प्रश्नों को आप सही हल कर पाएँ। अगर आप 38 से अधिक प्रश्नों को सही हल करते हैं तो आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। अगर उससे कम भी है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे वीडियो को निरंतर देखें और इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जो हमारा पिछला मॉक टेस्ट नंबर 6 था, वहाँ पे टॉप रैंकर जो थे वे राकेश कुमार, मुकेश कुमार, राजीव कुमार, शक्ति कुमार और हर्षवर्धन कुमार। इन 5 लोगों ने काफ़ी अच्छी मार्क्स लाया है, तो इन सभी लोगों को धन्यवाद। ये हमारे 5 मेंबर जो हैं ये पेड ग्रुप के हैं। तो अगर आप भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने की तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट 7 का पहला प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न की प्रकृति जो होगी वो बीपीएससी एग्जाम के प्रारंभिक परीक्षा की तरह ही होगी। जिस प्रकार बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं 5 ऑप्शन के साथ, उसी प्रकार से यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। पहले मैं प्रश्न को पढ़ूंगा और उसके बाद आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और इस बीच प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे और आंसर मुझे बताएंगे। और दोस्तों, पूरे प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो काउंट करते रहेंगे आप कितने प्रश्नों को सही हल कर रहे हैं, और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके बताएंगे आपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही हल किया है। तो पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, संगम काल में मुंजेरिस बंदरगाह किस तटीय क्षेत्र में स्थित था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। संगम काल में मुंजेरिस बंदरगाह पश्चिमी तटीय क्षेत्र में स्थित था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? काफी इजी प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये सेट में आपको ऑप्शन नंबर ई को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ई भी 2 या 3 प्रश्नों का आंसर है ऑप्शन नंबर ई। तो अगला प्रश्न है, भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत में कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर होगा उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी संसद सदस्य को लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन के विशेषाधिकार का भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए इसका आंसर क्या होगा। जब किसी संसद सदस्य को लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छिपाकर सदन के विशेषाधिकार का भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशेषाधिकार। 5वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगुलहास समुद्री धारा किस महासागर में चलती है? अगुलहास समुद्री धारा किस महासागर में चलती है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंद महासागर।
अगुलहास समुद्री धारा हिंद महासागर में चलती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पहाड़ी में हमेशा इनमें से क्या होता है? ध्यानपूर्वक आपको ऑप्शन को देखना है, उसके बाद ही आंसर करना है। एक पहाड़ी में इनमें से क्या होता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। एक पहाड़ी में हमेशा इनमें से क्या होता है? सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसमें से देखेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सेक्शन यहाँ पे सही होगा। तो बात करेंगे यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। एक पहाड़ी में हमेशा ऊंचाई होती है तथा चोटी होती है। ए और डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार फाइनल आंसर बन के जो तैयार होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। तो इस तरह से प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक बंध बनने पर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा सदैव बाहर आती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। रासायनिक बंध बनने पर ऊर्जा सदैव बाहर आती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट होगा। और ई वाले में हमारा जो सेक्शन है इधर उपयुक्त में से एक से अधिक, ये वाला सेक्शन सही होगा। तो सही आंसर की अगर बात करें तो 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। और ई के अंतर्गत विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों आंसर होगा। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। इस प्रकार फाइनल आंसर बन के तैयार होगा और आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। तो आप ध्यान रखें, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, स्नान घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, स्नान घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत की बात किया जा रहा है? तो आंसर होगा समानता का अधिकार। ये सभी बातें जो शामिल किया गया है वो समानता के अधिकार के अंतर्गत है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? भारत के किस राज्य के पास? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। सबसे ज़्यादा समुद्री तट, जो लंबा समुद्री तट है सबसे ज़्यादा, वो गुजरात के पास है। अगर दूसरे स्थान पे बात करें तो आंध्र प्रदेश होगा। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो गुजरात पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न आंध्र प्रदेश से ये भी बनता है कि भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ था? तो आंध्र प्रदेश में था। आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी है, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। काफी इजी प्रश्न है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी। गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पवित्र संधि निम्न में से किन देशों के बीच हुई थी?
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पवित्र संधि किन देशों के बीच हुई थी? बताइए आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रशा। पवित्र संधि इन चारों देशों के बीच में हुई थी। ये देश हैं ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रशा। पवित्र संधि से ये सभी संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्ण को। भगवान विष्णु के स्वरूप कृष्ण को ये समर्पित है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कृष्ण को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ग्रीन हाउस गैस से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 17वें का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे हमारा 17 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त में से एक से अधिक की बात किया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ तो एक से अधिक है ना, बी और सी, ये तो एक से अधिक 2 हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, जो स्ट्रॉन्ग पक्ष है उसे ध्यान रखना पड़ेगा, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसे हम ध्यान रखेंगे। तो हम तो समझ चुके हैं इसका आंसर होगा ई, क्योंकि इनमें से कौन कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो कीबोर्ड, माउस और लाइट पेन, ये तीनों कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ पे बी और सी दोनों कहा जा रहा है, बी और सी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि 3, तो ये तीनों आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, इस प्रकार करेक्ट होगा। यहाँ पे बी और सी लिखा है लेकिन हमारा आंसर तीनों है, तो इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर ई यहाँ मार सकते हैं। इसके अंतर्गत आप इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से दोनों इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ई के अंतर्गत ये दोनों है, तो फाइनल आंसर बनकर जो तैयार होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। तो आप प्रश्न को बनाते समय जो भी अगर 2 ऑप्शन समानता दिखे तो स्ट्रॉन्ग पक्ष जो होगा उसकी ओर आप रुख करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा वही आपका आंसर होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 18 का सही आंसर होगा चिल्का झील। बताइए चिल्का झील कहाँ है? अगर आप में से किसी को पता है तो बताइए चिल्का झील कहाँ है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी तरह से। अगला प्रश्न है, गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम है? आंसर होगा घाना। ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड कोस्ट घाना का पुराना नाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह स्थापना कब हुई थी बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आप ये डेट याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न है, 32वें ओलंपिक खेल जो 2020 में होने वाले हैं कहाँ प्रस्तावित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये करंट से संबंधित प्रश्न है। 32वें ओलंपिक खेल जो 2020 में होने वाले हैं ये कहाँ प्रस्तावित है?
इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टोक्यो जापान। 32वें ओलंपिक खेल टोक्यो में होने के लिए प्रस्तावित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम की पहली कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। आयुष्मान भारत कार्यक्रम की पहली कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी? इस प्रश्न का आंसर होगा शिमला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसकी पहली कार्यशाला का शुभारंभ शिमला से किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओडिसी नृत्य का संरक्षक किसे कहा जाता है? ओडिशा नृत्य का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसका आंसर हो जाएगा कलिंग नरेश। ओडिसी नृत्य का संरक्षक कलिंग नरेश को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तांबा। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु है तांबा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूसो ने। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन रूसो द्वारा किया गया था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, एमसीए का पूरा नाम क्या है? सभी लोग जानते होंगे इसका अर्थ क्या होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एमसीए का पूरा नाम। तो इस प्रश्न का आंसर होगा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एमसीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जबकि बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आप ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से खट्टे दूध में क्या होता है? बताइए खट्टे दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 28वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। द्रव्यमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डाइन। ये द्रव्यमान की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका घटक है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये साइंस से संबंधित प्रश्न है। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका घटक है? आंसर होगा कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका घटक है? तो ये कोशिका भित्ति का घटक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मनु साहनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी को नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि से एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का स्राव होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि से एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का स्राव होता है? तो ये अग्नाशय से होता है।
और दोस्तों को बता दूं कि इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, लाइक करके हमारे मोटिवेशन को और अधिक बढ़ाएं। अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प मिलती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न, शार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काठमांडू, नेपाल में। शार्क का अस्थायी सचिवालय काठमांडू, नेपाल में है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? तो परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाकाहारी। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, इस तरह के प्रश्न आपसे बीपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएन असेंबली में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यूएन असेंबली में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय। आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले व्यक्ति थे, भारतीय व्यक्ति, जिन्होंने यूएन असेंबली के समक्ष हिंदी में भाषण दिया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। जब तक 2021 का जनगणना नहीं हो जाता है, 2011 की जनगणना से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए 2011 की जनगणना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसे आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का प्रधान क्या कहलाता है? भारतीय वायुसेना का प्रधान क्या कहलाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा एयर चीफ मार्शल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारतीय वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादा भाई नेरोजी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था और उस समय प्रति व्यक्ति आय जो बताया गया था वो 20 रुपये बताया गया था। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे, जो राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था दादा भाई नेरोजी के द्वारा, तो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई गई थी। अगला प्रश्न है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर, डोडोमा। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इस प्रश्न का आंसर आप लोगों में से सभी ने आई थिंक सही किया होगा।
ये काफ़ी इजी प्रश्न था। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विनोबा भावे के द्वारा ये आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 17वीं सदी में भारत की यात्रा पर आने वाले टैवर्नियो कौन थे? 17वीं सदी में भारत की यात्रा पर आने वाले टैवर्नियो कौन थे? तो ये एक हीरा व्यापारी थे। टैवर्नियो एक हीरा व्यापारी थे जो 17वीं सदी में भारत आया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हीरा व्यापारी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में काव्य शैली का पहला नमूना किस अभिलेख को माना जाता है? प्रश्न लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। देखिए प्रश्न है भारत में काव्य शैली का पहला नमूना, यहाँ पे गलती से 2 बार लिखा गया है पहला नमूना, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। प्रश्न है भारत में काव्य शैली का पहला नमूना किस अभिलेख को माना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? काव्य शैली का पहला नमूना किस अभिलेख को माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख को काव्य शैली का पहला नमूना माना जाता है भारत में। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है चीन सागर से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? 2 बार यहाँ पे उष्णकटिबंधीय लिखा गया है, ये गलती से ऐसा हो जाता है। चीन सागर से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टाइफून। चीन सागर से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम है टाइफून। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा किस सुल्तान ने शुरू की थी? सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा किस सुल्तान ने शुरू की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा इल्तुतमिश ने शुरू किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास स्थित है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन, और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है, तो ये चीन होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है गणना करने वाला आरंभिक यंत्र इनमें से कौन सा था? गणना करने वाला आरंभिक यंत्र इनमें से कौन सा था? इस प्रश्न का आंसर होगा अबेकस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। गणना करने वाली आरंभिक यंत्र जो थी उस यंत्र को अबेकस नाम दिया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अबेकस। नेक्स्ट प्रश्न है दरवाजा बंद मीडिया अभियान का संबंध किस योजना से था या फिर है? दरवाजा बंद मीडिया अभियान का संबंध किस योजना से था या फिर है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा स्वच्छ भारत अभियान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दरवाजा बंद मीडिया का संबंध स्वच्छ भारत अभियान से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है किस देश ने विश्व के पहले मानवाधिकार चैनल की शुरुआत की है?
ये करंट अफेयर से प्रश्न है। तो किस देश ने विश्व के पहले मानवाधिकार चैनल की शुरुआत की है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 49 नंबर का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने विश्व के पहले मानवाधिकार चैनल की शुरुआत की है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2019 के लिए किस फिल्म को स्वदेशी भाषा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2019 के लिए किस फिल्म को स्वदेशी भाषा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा रोमा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो में कुल मिला के 50 प्रश्न थे। आपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही हल किया, कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, आप वहाँ पर जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।